नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक ऐसी न्यूज़ आर्टिकल सामने आई है जिसके बाद से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है कि भारत अब डॉलर में व्यापार बंद करने की कोशिश कर रहा है। भारत धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आज की वीडियो में इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। डी डॉलराइजेशन होता क्या है, क्यों ऐसा भारत और दुनिया के और देश चाहते हैं जो लोग यूएस से डरते हैं। आज की वीडियो में डेटा के साथ पूरा फैक्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आप देखिए, ये आर्टिकल है आज का और 1 सितंबर का ही आप देख सकते हो। गोल्ड सरपासेस यूएस ट्रेजरीज इन सेंट्रल बैंक्स रिजर्व फॉर फर्स्ट टाइम इन सिंस 1996। 1996 के बाद से यानी पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ट्रेजरीज जो है इसको सरपास कर दिया गोल्ड ने। यानी गोल्ड का रिजर्व लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। अभी इंडिया की बात नहीं हो रही, अभी इंडिया पर भी आएंगे। एक और आर्टिकल आप देख सकते हो आज का ही, ये भी है। सेंट्रल बैंक होल्ड मोर गोल्ड देन यूएस ट्रेजरीज आफ्टर 30 इयर्स, हिस्टोरिक शिफ्ट इन द रिजर्व। और ये भारत की सिर्फ बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की। अभी भारत का क्या स्थिति है उस पर भी आएंगे। भारत ने काफी बोल्ड स्टैंड लिया है इस मुद्दे को लेकर के। आप पहले समझिए डी डॉलराइजेशन होता क्या है। डी डॉलराइजेशन मतलब ये कि आप व्यापार करने के लिए, विदेशी में व्यापार करने के लिए डॉलर के अलावा कोई अल्टरनेटिव करेंसी से करते हो, तो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, चाहे आपका लोकल करेंसी हो सकता है जैसे रूपी वगैरह हो गया, या फिर कोई अल्टरनेटिव और जैसे यूरो ले लो, या आप रूबल में करो, युआन में करो, जो भी मुद्रा मजबूत लगे आपको उसमें करो डॉलर के अलावा। सिंपल भाषा में तो यही है डी डॉलराइजेशन। लेकिन डी डॉलराइजेशन इतना चर्चे में क्यों रहता है? डी रूबलाइजेशन, डी रूपाइजेशन या रूपी या डी और भी कुछ करके क्यों नहीं होता चर्चे में? ऐसा सिर्फ डॉलर को लेकर के ही क्यों होता है? इसका कारण यह है कि डॉलर दुनिया की सबसे सेफेस्ट करेंसी मानी जाती है। दुनिया में ऐसा माना जाता है कि दुनिया पूरी अगर डूब भी जाए तब भी यूएस की इकोनॉमी बनी रहेगी, यूएस डूबेगा नहीं। यूएस के पास इतना ज़्यादा डॉलर है। डॉलर है मतलब क्या वो डॉलर सिर्फ छापता है इसलिए वो माना जाएगा? नहीं। डॉलर है का मतलब कि उतने का उसके पास गोल्ड का रिजर्व है। यूएस के पास इतना गोल्ड रिजर्व है कि उसकी करेंसी जो है वो कभी नहीं डूब सकती, चाहे दुनिया की सारी करेंसियां डूब जाएं तब भी। ये माना जाता है और यही मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी होने की वजह से लोग डॉलर को अपने यहाँ रिजर्व के रूप में रखते हैं। भारत भी उनमें से है। भारत अपनी जो ग्लोबल रिजर्व है, जिस फॉरेक्स रिजर्व कह सकते हो, फॉरेक्स रिजर्व है, उसको डाइवर्सिफाई करके रखता है। उसमें डॉलर भी रखेगा, यूरो भी रखेगा, रूबल वगैरह भी रखेगा, युआन वगैरह भी रखेगा, इसके अलावा गोल्ड भी रखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में डॉलर और गोल्ड और यूरो रहता है। ये तीन सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है। एक और ज़रूरी क्वेश्चन, क्या डॉलर को रखना ज़रूरी है? देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में सब देशों ने इसको ट्रस्टेड करेंसी समझ करके रखना जरूरी समझा, लेकिन बाद में यूएस ने इसको थोपना शुरू कर दिया। यूएस ने ये कहना शुरू कर दिया कि दुनिया में अगर किसी से भी ट्रेड करोगे तो डॉलर में ट्रेड करो, डॉलर में ट्रेड करो अगर, तभी वो ट्रेड सफल माना जाएगा, नहीं तो हम सैंक्शन लगा देंगे, हम प्रतिबंध लगा देंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये चीज़ ये ऑयल को लेकर के खूब करता है। दुनिया भर में जो कंट्री ऑयल बेचती हैं उनसे कहता है ऑयल का अगर ट्रेड करो तो डॉलर में करो। अब डॉलर में ट्रेड कराने के लिए एक संस्था आती है सामने, स्विफ्ट। ये भी अमेरिकी है ना। ये स्विफ्ट समझ लो बिचौलिए का काम करती है। स्विफ्ट होता क्या है? स्विफ्ट सैंक्शन भी लगा दिया जाता है कभी कभी। इसको लेकर के मैंने 2022 में एक वीडियो आपको दी थी, जब रसिया पर स्विफ्ट सैंक्शन लगा था। रसिया को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था कि आप डॉलर से, अब करेंसी से कभी भी नहीं ट्रेड कर सकते किसी भी देश से। तो स्विफ्ट सैंक्शन लगा था, तब मैंने वीडियो बनाई थी। आप सर्च कीजिएगा सिंपली स्विफ्ट सैंक्शन क्या है, एमजेटी एजुकेशन लिख देना, आगे आपको वीडियो मिल जाएगी। मोटा मोटा आप समझ लो कि दुनिया भर में डॉलर में ट्रेड कराने के लिए ये बिचौलिए का काम करती है। मतलब आपका जो भी व्यापार होगा किसी दूसरे देश से, तो उस व्यापार को सक्सेसफुल कराने के लिए, जो ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है वो कराने के लिए स्विफ्ट नाम की संस्था काम आती है। यूएस इसी की धमकी दे करके दुनिया भर को डराता है कि अगर तुम डॉलर में नहीं ट्रेड किए तो हम स्विफ्ट सैंक्शन लगा देंगे, आपके पास जितना भी डॉलर है वो सब खत्म हो जाएगा, स्विफ्ट सैंक्शन लग जाएगा, तो किसी से ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी ट्रेड करने जाओगे वो डॉलर मांगेगा और फिर स्विफ्ट कहेगा कि नहीं, हम तुमको ट्रेड नहीं करने देंगे, डॉलर में तुम कर ही नहीं सकते, इसलिए दिक्कत आ जाएगी। इसी बात की धमकी देता है ट्रंप और इसी बात की यूएस भी धमकी देता है। इस वजह से डॉलर धीरे धीरे और ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट करता चला गया।
दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो डॉलर का ही है। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है धीरे धीरे ब्रिक्स की। ब्रिक्स धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। आज के टाइम पर ब्रिक्स में 10 देश जुड़ चुके हैं और पिछली जो कजान में बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी 2024 में रसिया में, उसमें ये निकल करके आई बात, सुगबुगाहट ही निकली थी कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करने वाला है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया कि कोई भी ऐसी डी डॉलराइजेशन जगह पर हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी विदेश मंत्रालय का जवाब आया कि हम लोग कोई डी डॉलराइजेशन वाला काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में ट्रंप की धमकियां भी आ रही थी। उस टाइम इंडिया और यूएस के रिलेशन ठीक ठाक थे। अमेरिका की धमकियां आ रही थी ट्रंप की, मतलब ट्रंप बने तो नहीं थे राष्ट्रपति, लेकिन चुनाव प्रचार में भी, कैंपेनिंग में भी वो बयान दिया करते थे, अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हुई तो आते ही हम ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, खा जाएंगे, बहुत सारी बड़बोली बातें किया करते थे। खैर, इसी बीच जून में एक रिपोर्ट आती है। देखिए 17 जून का ये आर्टिकल देखिए, सेंट्रल बैंक ने सेट टू बूस्ट कर दिया है गोल्ड होल्डिंग्स को अमिड इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड को रिजर्व करना या होल्ड करना बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, दुनिया भर पर टैरिफ पे टैरिफ थोपे जा रहे हैं, ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, और क्या होगा आगे किसी को कुछ नहीं पता है कि किस पर कितनी ज़्यादा टैरिफ लग जाएगा, उससे रिलेशन कितने खराब हो जाएंगे, किस पर कितना कम टैरिफ लगेगा, क्या होगा किसी को पता नहीं था जून तक, क्योंकि 7 अगस्त से दुनिया भर के बहुत सारे देशों पर टैरिफ लागू होने थे, उसमें भारत भी शामिल था। तो ऐसे में भारत ने भी रिजर्व करना शुरू किया और भारत ने भी खूब भर भर करके रिजर्व किया। फिर जब टैरिफ वगैरह लगाया गया ट्रंप के द्वारा, उसके बाद फिर ये बात निकल करके आई कि भाई अब थोड़ा सा हम लोग को अल्टरनेटिव खोजने की ज़रूरत है। अब वो दिन जरूर आ गया है कि जब हमें ब्रिक्स करेंसी की तलाश करनी चाहिए। अच्छा, अब एक बार ब्रिक्स पर नज़र डालकर गए देखो, अभी तक शुरुआत में जब ब्रिक्स था तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ही था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसके मेंबर भी बढ़ाए गए हैं। जैसे 2025 में ही बात करें तो इंडोनेशिया शामिल कर लिया गया है, ठीक है, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूएई भी शामिल हो गया है, ठीक है, ईरान भी शामिल हो गया है इसमें, इथियोपिया भी शामिल हो गया है इसमें। आपको क्या लगता है इनको क्यों शामिल किया जा रहा होगा? कारण ये है कि इनमें से सबकी अलग अलग अपनी अपनी खासियत है। जैसे जैसे मान लो कि आपको तेल खरीदना है, तो तेल कहाँ कहाँ से खरीद सकते हो? चलो रसिया से ले लिए तेल, चलो ईरान से ले लिए तेल, ठीक है, यूएई भी तेल देता है, इससे भी ले लिए। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना है, चाइना से ले लिए। डिफेंस लेना है तो रसिया से ले लिए डिफेंस वाली चीज़ें। ब्राज़ील से बाकी चीज़ों का व्यापार कर लिए, वहाँ भी अच्छे खासा पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन, यहाँ भी व्यापार कर सकते हैं अन्य चीज़ों का। इसके अलावा इथियोपिया हो गया, इनको भी अगर सामान वगैरह बेचना होगा तो कर लिए। साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट होने की सोच रहे हैं, कि आने वाले दिनों में एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर का एक ऐसा धड़ा आ जाए सामने जो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो। हम लोग यूएस पे निर्भर ना रहें, हम लोग यूरोपियन देशों पर निर्भर ना रहें, क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देश क्या करते हैं, अमेरिका से ऑयल या डिफेंस वाली चीज़ें खरीदी जाती थी, बहुत सारा सामान वहाँ पर बेचा जाता था। बेच तो पाएंगे नहीं, अब तो टैरिफ लग गया है। खरीदने की बात रही तो खरीदना ऑयल हुआ या बाकी चीज़ें हुआ, यहाँ से खरीद लेंगे। टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मिनरल देने के लिए चाइना से डील हो ही चुकी है। बाकी चीज़ों के लिए भी अपना सामान बेचना होगा तो अलग अलग जगहों पर हम लोग डाइवर्सिफाई कर ही रहे हैं मार्केट को, 40 और देशों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में जब ब्रिक्स, और अभी जब ये मीटिंग हुई एससीओ समिट की, जब इंडिया, चाइना और रसिया ये तीनों देश एक साथ आए, तो आप देखो पूरे एससीओ मीटिंग में ना सिर्फ एक ही फोटो वही वायरल हो रही, खूब बढ़िया चर्चा हो रही है कि भाई पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग एक साथ आए, हाथ मिलाए, खूब हंस बतला रहे हैं। इतना ज़्यादा हालत ख़राब है यूएस की और यूरोपियन मीडिया की कि क्या बताएं। आप देखोगे सारा कुछ, क्या स्टेटमेंट आना है, एससीओ में क्या हुआ, बाकी देश में कौन कौन आए थे, पाकिस्तान से कौन आया था, कोई परवाह नहीं, कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको यही आर्टिकल मिलेगा कि मोदी, जिनपिंग और ये पुतिन एक साथ आ गए हैं और अब ये लोग एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, एक नया लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं और ट्रंप को, यूएसए को एक प्रकार से साइडलाइन करते जा रहे हैं।
तो ये जियोपॉलिटिकल मूव से बिल्कुल ट्रम्प भी बौखलाए हैं, दुनिया भी पूरी बौखलाई हुई है। इसी बीच ये रिपोर्ट आ जाता है कि भाई देखो ऐसा है कि यूएस ट्रेजरीज जो हैं ये पिछले दिनों में कम हुई हैं, लोग गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग। क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, धौंस दिखाते जा रहे हो, तो लोग गोल्ड रिजर्व करके रख रहे हैं। इसका एक और बड़ा कारण है, भारत ने ऐसा क्यों करना शुरू किया, भारत ने अपना गोल्ड रिजर्व क्यों बढ़ाया? तो देखो, भारत ही नहीं दुनिया भर के देश क्यों बढ़ा रहे हैं पता है? कारण ये है कि जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था ना, तो यूरोपीय देश और यूएसए ये लोग क्या किए थे, सबसे पहले जो रसिया का जो रिजर्व था, रसिया ने खूब ढेर सारा रिजर्व कर रखा था, डॉलर का भी और यूरो का भी। तो सबसे पहले इन देशों ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने यूरो पर प्रतिबंध लगा दिया कि यूरो को हम सीज कर देते हैं, तुम्हारे यहाँ जितने भी रिजर्व पड़े हुए हैं वो कोई काम का नहीं रहेगा, बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, हम अपनी करेंसी अलाउ ही नहीं करते तुमको। इसके अलावा यूएस ने डॉलर को ऐसे कर दिया। तो मतलब जितना भी उनके पास डॉलर और यूरो का भंडार था वो सब फ्रीज हो गया। तो ऐसे में लेकिन रसिया भी निकला चालाक, पुतिन पहले से भाई सातेर दिमाग के इंसान हैं ही, जासूस रहे ही हैं। तो ये पहले से ही गोल्ड का रिजर्व करते आ रहे थे लंबे समय से। जब 2014 पर क्रीमिया पर अटैक किए थे, क्रीमिया को कब्जा किए थे, तभी से ये रिजर्व इकट्ठा कर रहे थे गोल्ड का। क्योंकि उस समय पता था कि जब G8 से निकाल दिया गया, इनको G7 बना दिया गया, तो तब आगे आगे आने वाले दिन में जब हम यूक्रेन पर अटैक करेंगे तो और भी ये लोग कुछ करेंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा काम आएगा गोल्ड। तो ये सोना इकट्ठा करते जा रहे थे और उसके बाद 2022 में आकर अटैक किए। अब इससे सीख लेते हुए भारत ने क्या किया, भारत के पास क्या था, अगर हम लोग अप्रैल 2024 में बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642 के सबसे हाईएस्ट आंकड़े को पार कर गया था। लेकिन फिर आगे, जिसमें 803 टन सोना भी था भारत के पास, जिसमें 403.7 टन सोना ये बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास जमा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अभी आपको अगर मई की न्यूज़ बताएं 31 मई 2024 को, तो आरबीआई ने 100 टन में से सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से मंगा लिया भारत। आगे आने वाले दिनों में और पूरा मंगा लेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि अगर इंडिया पर कुछ ऐसा सैंक्शंस लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, बैन लगाया जाए, तो फिर हमारा यूएस डॉलर, हमारा यूरो जो है वो बिल्कुल निरर्थक हो जाए, तुम लोग फ्रीज कर दो उसको, तो हमारे पास क्या रहेगा? तो हमने जो सोना दूसरे के देशों में रखा था ना, अब रसिया ने भी दूसरे के देशों में रखा था, सब रखते हैं, सब अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं और सब ऐसे सोचते हैं अगर हमारे देश पर कुछ भी हो गया, मान लो कल को कोई अटैक कर दिया, न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर अटैक कर दिया फिर सब भिखारी हो जाए, कुछ रहे ना। इससे अच्छा अपने देश का कुछ सोना दूसरे देश में रखे रहते हैं, अलग अलग देशों में, कि चलो अगर पूरा खत्म हो गया एक बार तो इमरजेंसी के लिए, वैसे तो भीख तो मांगना ही पड़ जाता है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए चलो यहाँ हम रखे थे, ला लिए, उसके बाद फिर से खड़े होने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करते हैं दुनिया भर के देश। लेकिन पता चल रहा है कि भाई दुनिया में ये ऐसे ही नहीं सेफ है कि अगर हम उनके यहाँ सोना रखेंगे तो वो लोग फ्रीज कर देंगे, जाने ही नहीं देंगे। उनका डॉलर अगर रखेंगे तो फ्रीज कर देंगे, करेंसी उसमें ट्रेड होने नहीं देंगे। तब हम क्या करें? तो इसके लिए भारत ने भी, आरबीआई ने भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मंगाना शुरू कर दिया। आज के टाइम पर अगर बात करें मार्च 2025 तक, तो भारत का भंडारण लगभग 880 टन तक सोने का है, जिसमें से टोटल का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका 12% है। मतलब अभी भी इतना नहीं है कि जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा पूरा पार कर गए हैं। अभी भी अपने फॉरेक्स रिजर्व का 88% हिस्सा जो है ये बाकी चीज़ें हैं, उसमें यूएस डॉलर भी है, यूरो भी है और भी छोटी मोटी करेंसियाँ हैं। लेकिन 12% इसमें गोल्ड है, जो कि एक अच्छा खासा मात्रा है, ऐसा नहीं है कि कम है मात्रा, अच्छी खासी मात्रा ये भी है गोल्ड का। और आप समझो कि आज के टाइम पर लगभग 700 बिलियन डॉलर का, 690 बिलियन डॉलर का अपने पास फॉरेक्स रिजर्व है। यहाँ पर मैं लिस्ट ही दिखा दे रहा हूँ, टॉप 11 का मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आप देखिएगा, थोड़ा सा नज़र डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखिए किस देश के पास कितना कितना यूएस डॉलर का और गोल्ड का कितना फॉरेक्स रिजर्व है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व के मामले में चाइना है, जिसके पास 3.6 मिलियन टन का, मिलियन यूएस डॉलर का ये फॉरेक्स रिजर्व है। मतलब आप ऐसे समझो 36,02,000 मिलियन यूएस डॉलर का इसके पास है। इसके बाद दूसरे पर जापान के पास फॉरेक्स रिजर्व है, इसके पास 13,04,000 मिलियन यूएस डॉलर है। स्विट्जरलैंड के पास है तीसरे पर। इंडिया है चौथे पर सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व वाला, जिसके पास 6,90,000 मिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स एक्सचेंज है। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो ये है
कि इंक्लूडिंग गोल्ड और ये है एक्सक्लूडिंग गोल्ड, मतलब गोल्ड को ले करके कितना है और गोल्ड को हटा करके कितना है। तो इस मामले में दोनों में अगर आप देखो तो यहाँ रेड करके डॉट बना हुआ तीर का निशान जो नीचे जाता हुआ दिख रहा है सब में, सिर्फ एक देश में यहाँ पर, और दो देश ये छोटा सा छोड़ लो, दो देश को अगर छोड़ दो बाकी सब में नीचे दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि बात हो रही यूएस डॉलर की। तो यहाँ यूएस डॉलर जो है ना, इसमें सब ने अपना घटाया है, सब ने घटाया है मिलकर। यही वजह है कि जो अभी रिपोर्ट आई है कि पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ट्रेजरीज जो है उसको लोग घटा रहे हैं और गोल्ड उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखिए आप इसमें आप केवल हांगकांग को छोड़ दो, ब्राज़ील को छोड़ दो, तो बाकी सब ने अपना फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को घटाया हुआ है, इंडिया भी उसमें शामिल है। तो यही तो है डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर पर लोगों की निर्भरता कम हो रही है, लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है, लोग गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्या पता आगे चल कर के डॉलर जो है खत्म हो जाए, ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च कर दे। बाकी देश ये सोच रहे हैं कि क्या पता ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च कर दे, और ब्रिक्स वाले ये सोच रहे हैं कि क्या पता कल को हमें अपनी करेंसी लॉन्च करनी पड़े क्योंकि यूएस हम पर सैंक्शन लगा सकता है, हो सकता है स्विफ्ट सैंक्शन लगा दे, तो ये वाले इसलिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल घाटा हो रहा है ट्रंप का, और ये घाटा काफ़ी बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में। जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा लोग डी डॉलराइजेशन करते जाएंगे और गोल्ड का रिजर्व बढ़ाते जाएंगे, उतना इसका नुकसान होता जाएगा। हालांकि अभी भी यूएस ऐसा नहीं है कि पीछे है या फिर अभी यूएस को खतरा है अस्तित्व का, नहीं। अगर आप देखोगे तो जैसे गोल्ड का रिजर्व आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि 1980-83 से सबसे ज़्यादा हुआ था, उसके बाद ये ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, ये देखिए आते आते 2025 से 28 के बीच में ऐसा हुआ गोल्ड ने पीछे कर दिया, सरपास कर दिया है। और ये पीछे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, वैसे ये ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये यूएस डॉलर है आपका, ठीक है, ये डॉलर का ग्राफ है। तो यूएस डॉलर ये अभी तो सरपास हुआ है, नीचे हुआ है, लेकिन फिर भी डोमिनेंस की अगर बात करें तो दुनिया में अभी भी डोमिनेंस रखता है यूएस डॉलर। देखिए डिस्पाइट द माइलस्टोन द यूएस डॉलर रिमेन्स द बैकबोन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, अभी भी बैकबोन बना हुआ है। आईएमएफ कॉफर ने डेटा शो किया है और बताया है डॉलर मेड अप 58% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2024। आईएमएफ के डेटा के अनुसार अभी भी 58% देशों के फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर है, ठीक है ना। दुनिया भर की जितने भी फॉरेक्स रिजर्व हैं उसमें 58% डॉलर है। ईसीबीज लोअर देन 46% फिगर रिफ्लेक्ट्स कैलकुलेशन दैट इंक्लूड गोल्ड, ईसीबी ने यही 46% बताया हुआ है। तो यानी कि गोल्ड जो है ये सिग्नल नॉट द डैमेज द डॉलर बट द ए रिकैलिब्रेशन ऑफ द रिस्क, मतलब डॉलर ये जो ग्राफ आया है इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सिग्नल जरूर दे रहा है कि भाई देखो कि डॉलर के डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करती जा रही है। आपको क्या लगता है आप बताइए मुझे कमेंट करके, क्या ब्रिक्स को अभी करेंसी लॉन्च कर देनी चाहिए इसी मौके पर चौका उठाते हुए लगाते हुए, या फिर थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, भारत को फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा और स्टोर करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। भारत क्यों नहीं बोल रहा है अभी? देखो अभी ना पूंछ दबी हुई है हाथी के नीचे, तो जब पूंछ दबी होती है तो गनीमत यही होती है कि भाई पहले पूंछ निकालो, पहले हाथी से थोड़ा सा दूरी बनाओ, तब उसके बाद चिल्लाना शुरू करो। इसीलिए भारत बोल नहीं रहा है, और भारत धीरे धीरे सिग्नल लेकिन दे रहा है कि हम देखो रसिया के करीब जा रहे हैं, चाइना के करीब जा रहे हैं, जापान को अपने पाले में ले आ रहे हैं, जापान से कहलवा दे रहे हैं कि भाई चावल तुम्हारा नहीं खरीदेंगे, दोबारा से डील करवाएंगे। अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसको देखिएगा जरूर, इंटरेस्टिंग है। जापान भी अब खड़ा हो रहा है उनके पीछे। तो यानी कि भारत धीरे धीरे सिग्नल तो दे रहा है लेकिन अभी खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारा जो है अभी हम लोग की पूंछ अटकी हुई है यूएसए के पास में। आप ऐसा सोचो कि आप आज के टाइम पर जो ये वीडियो देख रहे हो ये भी अमेरिका का, गूगल अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप जो चलाते हो उसमें जो आप ऑफिस इंस्टॉल किए हो वो अमेरिका का, ठीक है। मतलब आप ट्विटर ले लो, फेसबुक ले लो, अब बहुत सारी चीज़ों में अभी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है अमेरिका की। तो अभी तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक कि अपने दम पर खड़े ना हो जाएं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, जियो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई कभी किसी का परमानेंट दुश्मन, कोई कभी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। आज के टाइम पर बहुत जगह मैं देख रहा हूँ ऐसे लोग जो हैं पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं कि अरे वो तो चाइना ने ये किया था, तुम गए हाथ मिलाए, मुस्कुरा के फ़ोटो खिंचा रहे हो, ऐसा वैसा। अरे भाई
अभी के टाइम पर इंटरेस्ट अपना मैच कर रहा है इनसे, अभी हम इनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको जला रहे हैं। जब वो अपने लायक इंटरेस्ट देने लगेंगे उनसे हाथ मिलाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुनिया भर के सब देश, सभी बुद्धिमान देश ऐसा करते हैं कि अपने इंटरेस्ट को देखो कि अभी फायदा कहाँ से है। अभी चाइना हमको कह रहा है रेयर अर्थ मिनरल देंगे, जब तक वो दे रहा है तब तक उससे हाथ मिलाए हुए हैं। कल को वो फिर कुछ करेगा, खुरापात करेगा, फिर उससे दिक्कत हो जाएगी, फिर 4-5 साल के लिए इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो ये चलता है। क्या पता यूएस में सत्ता परिवर्तन हो या आगे 4 साल बाद फिर से गवर्नमेंट बदले जब, तो वहां पर दूसरा प्रेसिडेंट आए, उससे अच्छे रिलेशन हो जाए। जैसे अभी देखा आपने कि पिछले टर्म में ट्रंप के बहुत अच्छा रिलेशन था इंडिया और अमेरिका का, इस बार के ट्रंप वाले टर्म में बहुत खराब हो गया है रिलेशन, सबसे खराब हो गया है समझ लो। तो इसलिए ये जियो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, कोई कभी किसी का परमानेंट दुश्मन और कोई कभी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है। ये बात ध्यान रख करके चलना, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज और फैक्ट और डेटा के साथ अगर आप चाहते हैं, बिना कोई शोर शराबा, ब्रेकिंग न्यूज, चिल्ल गुहार के, अगर आप चाहते हो न्यूज़, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जियो पॉलिटिक्स पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी यहाँ पर। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे अपने जो साथी हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए क्या चल रहा है दुनिया में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।